क्योंकि आज है द करेज टू सक्सेड बाय रूबिन गोंजालेस। ये बुक का आज आखिरी दिन है और इट्स अ फैंटास्टिक बुक। मैं आप सबको कहूंगा कि आप सब ने ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप खरीद लीजिए और पढ़िए। ठीक है, कल हमने देखा कि रूबिन ओलंपिक में फोन करता है, वहां अपने मैं ना नहीं सुनूंगा वाले एटीट्यूड के साथ में वहां से इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब उसकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है और यहाँ अभी उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो ट्रेनिंग करने का चालू कर देता है। ही वॉज नॉट अ प्लेयर, वो कभी भी ल्यूज की गेम कभी स्पोर्ट्स खेली नहीं थी। तो उसके लिए और पहले ही वीडियो में मैंने पहले दिन में बताई थी कि ल्यूज की गेम कितनी खतरनाक कितनी डेंजरस है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट ऑफ ओलंपिक। तो बहुत सारे लोग उसके अंदर ड्रॉप आउट भी होते हैं, तो डेंजरस स्पोर्ट है। तो ट्रेनिंग के अंदर इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, इतनी टफ ट्रेनिंग होती है कि कहीं ना कहीं वो गिव अप कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि ये तो ना हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत टफ है। यहाँ पे रूबिन जो समझाते हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में है ना, जिनको आप जानते हो उसमें दो तरीके के ही लोग हैं। एक जो आपकी टीम में है और दूसरे जो आपकी टीम में नहीं। आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी संगत बनानी पड़ेगी जो आपके ड्रीम के साथ में है, जो आपके ड्रीम को सपोर्ट करते हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, जो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपके ड्रीम को, दे आर ड्रीम स्टीलर, वो आपके सपने को है ना चुरा लेंगे। जाने अनजाने, शायद उनका वो मकसद भी नहीं होगा, लेकिन वो बेसिक नेचर होता है कि वो चुरा लेंगे आपके सपने को। तो आपको वैसी टीम बनानी है। यहाँ पे क्या होता है कि जब वो इतना टफ उसको लगता है, तो उसका एक फ्रेंड होता है जो उसका एक मेंटर भी होता है, जिसका नाम था क्रेग। और वो क्रेग को फोन करता है कि बॉस देख यार, सी आई एम डन, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। और तब ग्रेग उसको क्या बोलता है, ग्रेग उसको बोलता है कि अब भी का भी खड़ा हो जा और मिरर के सामने चला जा। वो उसका मेंटोर था बिफोर, क्योंकि स्पोर्ट्स के पहले का नॉर्मल मेंटोर था। बोलता है अभी का भी मिरर के सामने चला जा। वो मिरर के सामने चला जाता है और ग्रेग उसको बोलता है कि और मिरर के सामने जा और बोल के नो मैटर हाउ बैड इट इज एंड हाउ बैड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट। बोलता है बोलता जा बोलता जा बोलता जा बोलता जा, कंटिन्यूसली ये बोलता जा। सो पॉइंट क्या है मालूम है, यू नीड राइट पीपल इन योर लाइफ और वो आपको चूज करने पड़े। ठीक है, पूरे उनकी स्टोरी में मुझे ये समझ में आ गया कि जो चीज के बारे में रूबिन ज्यादा बात करता है ना, जिसके ऊपर ज्यादा उनकी एम्फेसाइज है, वो है कि हाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। सारा खेल ही यहाँ होने वाला है, आपकी सक्सेस का फेलियर का, आप दुखी रहोगे सुखी रहोगे, जो भी आपका एटीट्यूड बनेगा ना, पूरा खेल यहाँ पे बनने वाला है। तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं, चार चीजों के, मुझे जो समझ में आया कि चार पांच चीजों पे उनका फोकस है। एक स्पोकन वर्ड्स है, दूसरा है आपको आपकी हैबिट्स बनानी है, राइट हैबिट्स बनानी है। और वो बोलता है कि जो हैबिट्स जब आप बनाते हो ना, जैसे कि समय पे आना एक राइट हैबिट है, रेगुलर एक्सरसाइज करना राइट हैबिट है, राइट खाना खाना एक राइट हैबिट है। ऐसे बहुत सारी हैबिट्स है। बोलते हैं हैबिट्स है ना वो बोरिंग ही रहेगी, हैबिट्स बोरिंग रहेगी, उसमें आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जब आप उसको हैबिट बनाओगे ना, तभी तो सक्सेसफुल हो जाओगे। और उसके बाद में वो कहता है कि हैबिट्स है, उसके बाद में एटीट्यूड है, और एक जो उन्होंने बताया वो है कि हाउ यू हैंडल फेलियर। यानी कि एटीट्यूड में वही आता है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करोगे। आप कितने जल्दी बाउंस बैक कर जाते हो, आप बाउंस बैक करोगे कि नहीं करोगे, पहली बात तो वो है। और करोगे तो कितने जल्दी वो बाउंस बैक करोगे। उसके ऊपर वापस एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी वो बताता है। उस स्टोरी का नाम है कर्व 13। स्टोरी का नाम है कर्व 13। समझने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा होता है कि उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है लेक कलगरी, जो एक जगह है कनाडा के अंदर, वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है ल्यूज की। ल्यूज आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत पहाड़ के ऊपर से एक रास्ता, उनकी एक ट्रैक जाती है, 50-60 फ्लोर का आपका बिल्डिंग हो उससे भी ज्यादा ऊपर से नीचे उतरती है। और जो उसका फ्लो होता है ना, उसकी जो स्पीड होती है ना स्लेट की, वो होती है अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर। आप समझ लो कि कितनी जोर से वो नीचे आता है। और वहां पे क्या होता है, वो रोड भी जो होता है ना, वो कर्व्स होता है, बहुत बीच में कर्व होता है। तो जब वो प्रैक्टिस करने वहां पे पहुंचता है ना, तो उसको पता चलता है कि इटली की जो टीम है ना, वो वहां पे आज प्रैक्टिस करने को आई हुई है, इटली की टीम। इटली टीम वॉज अ हॉट फेवरेट, और ये भाई अपना तो अर्जेंटीना से था, वो तो कोई हॉट फेवरेट थी नहीं। तो इटली के टीम के जो प्लेयर थे ना, वो इसके लिए हीरो थे। तो उसको देखने को चाहता है कि मुझे उसको देखना है कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं।
तो ये जो कर्व 13 है ना, शॉर्ट में बताऊं ना, तो वो कर्व 13 जो है ना, वो एक डेंजरस वहां पे कर्व है, डेंजरस कर्व होता है कि जहां पे अच्छे अच्छे लोग वहां पे वो कर्व को प्रॉपरली नहीं ले सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर आपको उसको ठीक से लेना हो तो आपकी आपकी स्पीड कम करनी पड़ेगी, और स्पीड कम करने का मतलब होता है कि आप हार जाओ। लेकिन ये जो इटालियंस जो होते हैं ना, जो इटालियन टीम होती है ना, वो कव 13 को बहुत ही वही सेम स्पीड में उसको घूमते हैं और सेफली निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि यहाँ स्पोकन वर्ड भी समझना पड़ेगा। रूबेन जो है ना, वो मन में अपने आप को, अपने फ्रेंड को बोलता है कि अरे यार, ये इटालियन टीम तो क्या पावरफुल है यार, अपना तो काम ही नहीं। उतना बोल के वो निकल जाता है। दूसरे दिन वही ट्रैक के ऊपर रूबेन गोंसालिस आता है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड गेस व्हाट, एग्जैक्टली 13 नंबर कव के ऊपर उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सीडेंट होता है। उसका सबसे बड़ा, हड्डी पसली उसकी टूट जाती है, हालत खराब हो जाती है उसकी। तब उसको समझ में आता है कि कल मैंने सोचा था कि ये मुझसे नहीं हो सकता है। हमारे जो मेंटोर है कुमार, वो भी हमेशा कहते हैं कि अगर आप कोई लीडर को देखते हो ना कि वो बात करता है, उसकी सक्सेस को देखते हो, ये है फलाना है ढिमका है, देखते हो ना, तो आप उसके लिए अपलोड करो, आप उसको अप्रिशिएट करो, आप ताली बजाओ उसके लिए। लेकिन डोंट गेट इंटिमिडेट बाय दैट, वरना आपसे ना हो पाए। अगर आप मुझे अभी देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार चेतन भाई तो सॉलिड स्टोरी सुना रहा है, आई एम बेस्ट, आई नो आई एम दी बेस्ट, तो लेकिन आप इंटिमिडेट नहीं हो सकते हो मेरे से। आपको ये लगना चाहिए कि बॉस, इफ ही कैन डू इट, आई कैन। तो ये समझना पड़ेगा कि थॉट में भी नेगेटिविटी जब आती है ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्टोरी अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रही है। स्टोरी में अभी कैसा हो जाता है मालूम है? स्टोरी में अभी आगे कैसे बढ़ता है? अभी ये अपना रुबेन था, अगर इतनी हड्डी पसली टूट जाएगी ना, तो बंदा तो घर पे ही चला जाएगा कि जाने तो यार, अभी क्या कर सकता हूं मैं। लेकिन ही वॉज रूबिन गोंजालिस द बुल डॉग। पूरी शिद्दत से पूरी ट्रीटमेंट लेता है, अच्छा हो जाता है, फिट हो जाता है। और जब वो कनाडा से वापस यूएसए जा रहा होता है ना, तभी वो एक पेपर निकालता है एयरप्लेन में, और उसमें वो कुछ लिखता है। वो क्या लिखता है? वो लिखता है, दिस हैज बीन द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। I am being tested. I will pass the test. I have an opportunity to make an incredible comeback and show the world what I am made of. I will come back. I will come back. I will come back. Mind blowing, man. Mind blowing. घुसबम आ जाता है ये बुक पढ़ते पढ़ते, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा लगता है अभी खड़ा होकर साला काम पे लग जाओ। क्या बुक है यार, क्या बुक है। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि वो क्या सिखाना चाहता है। वो ये सिखाना चाहता है कि बॉस, जो लीडर होता है ना, वो कम बैक करता है। इट इज नॉट आप गिरोगे। देखो क्या होता है, वो क्या बोलता है कि लाइफ है ना, लाइफ आपको धूल चटाए, पक्का कभी ना कभी धूल चटा देगी लाइफ आप। इंपॉर्टेंट ये है कि आप धूल चाटते रहोगे क्या, कि खड़े हो जाओगे। इंपॉर्टेंट है खड़े हो जाना, और बहुत जल्दी खड़े हो जाना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, मजा आ जाएगा आपको सुन के। यहाँ पे वो क्या बताता है रिगार्डिंग, मैंने बताया ना कि उसकी बहुत सारी जो मेन है ना, उसका जो पूरे बुक का अगर मैं कहूँ ना, जो अगर मैसेज है ना, वो यही है कि नेवर क्विट। आपको क्विट नहीं करना है, वही वही मेन है इसका। एक स्टोरी बताता है, मजा आएगा अभी आपके ना, घुसपम खड़े हो जाएंगे। वो स्टोरी वो बताता है। वो स्टोरी किसके बारे में है मालूम है? एक, द स्टोरी इज अबाउट डैन जेंसन। नाम सुन लो, डैन जेंसन। डैन जेंसन कौन था? डैन जेंसन वॉज अ आइस स्केटिंग प्लेयर, आइस स्केटिंग प्लेयर ओलंपिक के अंदर। क्विकली मैं बताता हूँ। डैन जेंसन की स्टोरी ऐसी है कि डैन जेंसन 6 या 7 साल की उम्र से ना आइस स्केटिंग की ट्रेनिंग चालू कर देता है। 6 या 7 साल की उम्र से। और उसका भी ड्रीम रूबेन की तरह ही होता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना। सुनते, 18 साल की उम्र में डैन जेंसन 1984 सरेवो ओलंपिक, सरेवो यानी कि वो टाइम का यूगोस्लेविया, आज का बोस्निया, सरेवो ओलंपिक के अंदर पार्ट लेता है। 500 मीटर एंड 1000 मीटर, फुल्ली प्रिपेयर्ड, एब्सोल्युटली। फर्क ये है, रूबेन ने जैसे बताया कि रूबेन कभी भी चैंपियन नहीं था। वो प्रैक्टिस करते करते अपने एटीट्यूड से और अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड से ना इतना आगे बढ़ गया। वो कभी भी चैंपियन नहीं था। लेकिन डैन जॉनसन है ना, वो तो चैंपियन था। वो स्केटिंग ऐसा करता था जोरदार।
उसकी सिस्टर थी एक जेन, वो उसको बहुत सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली भी, और उसने उसको बहुत सपोर्ट किया था यहाँ तक पहुंचने के। तो जेन को बहुत बहुत मानता था, वो बड़ी बहन थी। 1984 सराजेवो के अंदर ओलंपिक में 500 मीटर, 1000 मीटर दोनों में वो पार्ट लेता है, लेकिन दोनों में ना 500 में वो 4th नंबर पे आता है, और 1000 के अंदर तो वो थोड़ा और भी पीछे आता है, उसको कोई मेडल नहीं मिलता है, डिसअपॉइंट होके जाता है। 1984 से 1988 4 साल कड़ी मेहनत। आपको पता है ना कि वो गेम होती है 3 मिनट की, लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है 4 साल की, एकदम कड़क मेहनत होती है। दूसरा एक पॉइंट आपको बताता चलूं कि ओलंपिक के अंदर एक रूल है कि कोई भी प्लेयर है ना 4 ओलंपिक के से ज्यादा पार्ट नहीं ले सकता है। अब ये उसका दूसरा ओलंपिक शुरू हो जाता है 1988 कैलगरी कनाडा। 500 मीटर, 1000 मीटर दोनों में वो पार्ट लेता है। जब पहली रेस उसकी शुरू होने वाली होती है 500 मीटर, उसको फोन आता है कि उसकी जो सिस्टर है उसको कैंसर हुआ रहता है, और वो बहुत ही सीरियस, शी इज वेरी वेरी सीरियस। वो उसके साथ फोन पे बात करता है और उसकी बहन को प्रॉमिस करता है कि बहन, मैं अभी ये रेस करने को जा रहा हूँ 500 एंड 10,000, और दोनों के अंदर मैं गोल्ड मेडल लेके आता हूँ, प्रॉमिस। रेस शुरू होती है 500 मीटर की, बंदा आज सबसे आगे होता है और वो स्लिप हो जाता है। 500 मीटर, 1000 मीटर की रेस 20 मिनट के बाद शुरू हो जाती है। नाउ इज कमिटेड कि नहीं, अब तो जीत रहा ही जीत रहा है, कुछ भी हो जाए, बहन को मैंने प्रॉमिस किया है। वापस 1000 की मीटर की शुरू हो जाती है, बंदा सबसे आगे हो जाता है, वापस वो स्लिप हो जाता है। वो प्रॉमिस उसका नहीं निभा, कितना दुखी हो जाता है आप सोचो। उसकी बहन को मरी हुई, और उसको वहां से न्यूज आता है कि उसकी जो बहन है ना, सी पास है। वापस 4 साल वो मेहनत करता है, वापस 4 साल वो मेहनत करता है। 1992 अल्बर्टविल नॉर्वे के अंदर वापस ओलंपिक में जाता है। 500 मीटर, 1000 मीटर दोनों में भयंकर पुअर परफॉर्मेंस होता है उसका, कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो डाउन हो रहा है ना, डाउन होते जा रहा है। अब उसके लिए लास्ट लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, लास्ट अपॉर्चुनिटी 1994 लिलहेम नॉर्वे के अंदर 500 मीटर डिस्टेंस 8वां, 1 मिनट लेता हूँ खाली। 10,000 मीटर की अभी रेस शुरू हो जाती है। 10,000 मीटर उसके लिए जिंदगी का ये लास्ट मौका था, 4th ओलंपिक में था, लास्ट रेस थी उसके अंदर। ही गेव एवरीथिंग, जो उसके पास था वो सब दे देता है, सब दे देता है। वो टाइम नहीं देखता है, शुरू हो जाता है। ही कंप्लीट द नंबर 1, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है टाइमिंग के अंदर। उसका कोच उसके सामने होता है, क्लियर कट अंदर जाता है उसके कोच को, वो जब भी पाता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है ना, खाली वो रोता है, रोता है, रोता है। मैंने 2 मिनट में बता दिया, लेकिन ये 24 साल की जर्नी थी। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, परसिवरेंस, 24 साल तक टिके रहना, लगे रहना गोल्ड के लिए, और जीतना। रूबिन बोलता है, अगर आप छोड़ते नहीं हो ना, अगर आप क्विट नहीं करते हो ना, तो 100% जीत। और लास्ट जब वो, और 1 मिनट लूंगा, खत्म हो जाता है 2002 में, तीसरी बार रूबेन जब वापस आता है, तीसरी बार ओलंपिक में एंटर करता है, तीसरी बार ओलंपियन रूबिन गोंजालेस। उसको एक फोन आता है कि आपको ओलंपिक की टॉर्च पकड़ने का मौका मिल रहा है। ओलंपिक की टॉर्च पकड़ के वो भागता है, भागता है, भागता है। वन ऑफ द बहुत होता है, और लास्ट में जब जिसको ओलंपिक की जो फ्लेम जलानी होती है ना, वो उसको जिसको बोलते हैं ना कि हम बड़ा जो बड़ी जिसने बहुत कुछ किया हो ओलंपिक के अंदर, उसको वो मौका मिलता है। और वो कौन जलाता है मालूम है? तो पता है, मैंने पहले पहले एपिसोड में बोला था कि मिरेकल इन लेक प्लेसिड के अंदर जो यूएसए की टीम जीती होती है, जो अंडरडॉग थी है ना, उनको वो मान मिलता है कि वो लोग वो जलाते हैं। व्हाट एन एंडिंग, जहां से रूबिन ने शुरू की थी अपनी जर्नी, जहां से उसका ड्रीम शुरू हुआ है, और वहां पे उसका ड्रीम खत्म। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो लास्ट लाइन जो है ना, जो रूबिन बोलता है, वो है, लाइफ इज एन एडवेंचर और नथिंग। थैंक यू वेरी मच।